मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस हिंदी की क्लास में। मित्रों हम विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर जो आते हैं वही फिर लेकर आ जाए हैं। तो आइए मित्रों प्रश्नों को डिस्कस किया जाए। प्रश्न नंबर 1 है साथियों, महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, प्रस्ताव, निर्णय के व्यापक समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले सूचना को क्या कहा जाता है। मित्रों ये पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार इसका और पढ़ते हैं। ये परिभाषा है। तो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश, प्रस्ताव, निर्णय के व्यापक समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाले सूचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मित्रों प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन बी है ज्ञापन, ऑप्शन सी है अधिसूचना, ऑप्शन डी है शासनादेश। तो ये प्रेस विज्ञप्ति की परिभाषा है। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और जो ज्ञापन होता है, ज्ञापन दो प्रकार का होता है, एक कार्यालय ज्ञापन होता है, एक ज्ञापन होता है। ठीक, तो जो कार्यालय ज्ञापन होता है, ये ज्ञापन जो है कार्यालय ज्ञापन है, तो ये एक मंत्रालय से उसी मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। और जो ज्ञापन होता है वो एक मंत्रालय से विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक, और शासनादेश क्या होता है, सरकार की जो जितनी जैसे कोई योजना है वो जब प्रकाशित होती है तो वही अधिसूचना है, वो सबके लिए लागू होती है, तो वो अधिसूचना कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, अनुरक्ति का विलोम शब्द निम्न में से क्या है। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए है विरक्ति, ऑप्शन बी है अराग, ऑप्शन सी है अंत, ऑप्शन डी है अर्जन। तो अनुरक्ति का विलोम शब्द मित्रों विरक्ति होगा। ठीक, और अराग का क्या होगा, सुराग, सुराग होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों, अमावस्या का तद्भव शब्द निम्न में से क्या है। अमावस्या का तद्भव शब्द निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन ए है अमावस, ऑप्शन बी है अमावस्या, ऑप्शन सी है अमावस, ऑप्शन डी है आशीष। तो अमावस्या एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द पूछा गया है। तो तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से सीधे लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं शब्दों में, वो तत्सम होते हैं। और संस्कृत से थोड़ा जो भटक कर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो अमावस्या का तद्भव क्या होगा, अमावस होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आशीष लिखा है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा आशीष। क्या होगा, आशीष होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, चरण का अनेकार्थी निम्न में से कौन सा है। चरण एक अनेकार्थी शब्द है, इसमें देखना है कि कौन सा इसका इसमें है। तो ऑप्शन ए है पैर, ऑप्शन बी है छंद का एक पद, ऑप्शन सी है किसी वस्तु का 1/4 हिस्सा, ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी। तो चरण का मतलब क्या होता है, चरण का मतलब पैर भी होता है, छंद का एक पद भी होता है ना, छंद का होता है पहला चरण दूसरा चरण। तो छंद का एक चरण का मतलब छंद का एक पद भी होता है, और किसी वस्तु का 1/4 हिस्सा को भी चरण कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा, मतलब इसमें सभी हो जाएंगे, चरण के अनेकार्थी ये तीनों हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे, तो ये रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है मित्रों। ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है सरल वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि अकाल पड़ेगा तो लोग अवश्य मरेंगे, तो इसमें पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है ना, तो ये कैसा किसमें होता है, ये मिश्र वाक्य में होता है मित्रों। ठीक, और संयुक्त में होता है, संयुक्त जब दो अलग अलग सरल शब्द, सरल वाक्य और किंतु परंतु इसलिए जो कि इससे जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त कहा जाता है। और सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, विधेय। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी भाषा की नहीं है। इसमें से कौन सी बोली राजस्थानी भाषा की नहीं है। ऑप्शन ए है जयपुरी, ऑप्शन बी है मेवाती, ऑप्शन सी है मालवी, ऑप्शन डी है कन्नौजी। तो ये जो कन्नौजी बोली है ये पश्चिमी हिंदी की है मित्रों। ठीक, पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां है ना, और ये राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। 3 तो ये हो गई और एक हो गया मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, 3 ये हो गई और एक चौथा मारवाड़ी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, परमाल रासो किसकी रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जगनीक, ऑप्शन बी है नरपतिनाल, ऑप्शन सी है विद्यापति,
ऑप्शन डी है चंद्रबरदई। तो ये परमाल रासो किसकी हो जाएगी? ये जगनिक की हो जाएगी। और नरपत नाल की क्या हो जाएगी? वीसल देव रासो, वीसल देव रासो। ठीक। और विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है। और चंद्रबरदाई की एक बहुत फेमस कृति है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही फेमस है। ठीक, लगभग हर व्यक्ति को पता होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, पिताजी कल दफ्तर गए थे। पिताजी कल दफ्तर गए थे, यह काल के आधार पर कैसा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ऑप्शन ए है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी है संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन डी है सामान्य भूतकाल। तो पिताजी कल दफ्तर गए थे, मतलब ये जो है काम पूरा हो चुका है, तो ये हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। ठीक, अपूर्ण भूतकाल में जब काम पूरा नहीं हुआ होता तो वो अपूर्ण हो जाता। और भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 4 तो ये दिए गए हैं, एक हेतु हेतु मद भूतकाल होता है, और एक होता है एक अभी याद नहीं आ रहा, एक और होता है। तो 6 होते हैं। और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 22। तो हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं होती हैं, 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, इसको यरलो करके याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक, तो इसमें उपर्युक्त तो सभी हो जाएगा। और रा को क्या कहते हैं? रा को लुंठित या प्रकंपित कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। ठीक, और ला को क्या कहते हैं? ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं मित्रों। अगर इसमें सही से ना दिखाई दे आपको तो हम इसलिए बोल देते हैं कि जो आप नोट कर लीजिए, जो चीज आपको नहीं पता हो। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन ए है मित्रों अंग्रेजी, ऑप्शन बी है अरबी, ऑप्शन सी है फारसी, ऑप्शन डी है फ्रांसीसी। तो हमने आपको कल एक फ्रांसीसी शब्द याद करवाया था, क्या था? कर्फ्यू, कर्फ्यू। ठीक, कर्फ्यू एक शब्द आपको बताए थे। और हिंदी किस भाषा का शब्द है मित्रों? ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है ये फारसी भाषा से उत्पन्न हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, परंपरा से सुना हुआ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, जो उसी में से एक है परंपरा से सुना हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है मित्रों पारंपरिक, ऑप्शन बी है परंपरागत, ऑप्शन सी है अनुश्रुति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो परंपरा से सुना हुआ होता है उसको अनुश्रुति कहते हैं मित्रों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पहला गिरमिटिया के रचनाकार निम्न में से कौन है? पहला गिरमिटिया एक रचना है, इसकी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है साथियों रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी है गिरिराज किशोर, ऑप्शन सी है मैत्रेयी पुष्पा, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो मैत्रेयी पुष्पा का हमने आपको एक पढ़ाया था इदन्नम। ठीक, इदन्नम ये इनका है मैत्रेयी पुष्पा का। और महादेवी का नीरजा, निहार, रश्मि, गिल्लू, ये सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। और ये जो पहला गिरमिटिया है साथियों ये गिरिराज किशोर जी का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, शब्द के अर्थ देने की शक्ति के भेद निम्न में से कौन सा है? शब्द जो अर्थ देता है, कोई शब्द आप लिखते हैं जो अर्थ देता है, उसके भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों शब्द जो अर्थ देता है उसके भेद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। तो शब्द अर्थ देने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, शब्द अमलगमेशन का हिंदी में क्या अर्थ है? एक शब्द है अमलगमेशन, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है समामेलन, ऑप्शन बी है सम्मेलन, ऑप्शन सी है अम्लीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शब्द अमलगमेशन का मतलब क्या होगा?
ये समामेलन होगा। और समामेलन किसे कहते हैं मित्रों? जब दो कंपनियों या दो वस्तुओं को मिलाकर किसी तीसरी वस्तु दोनों का विलय करके एक नई संरचना या नई कंपनी बनाई जाए और उसका नया नाम दिया जाए। एक तो विलय होता है दोनों मिलाकर, उसी में से किसी का एक नाम दिया जाता है, और जब दोनों को मिलाकर किसी एक कोई तीसरा नया नाम दिया जाए, उसी को मित्रों ये समामेलन कहते हैं। ठीक, तो अमलगमेशन का मतलब क्या होगा? समामेलन। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, विश्व हिंदी सचिवालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? का विश्व हिंदी सचिवालय इनमें से कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है मित्रों फिजी, ऑप्शन बी है मॉरिशस, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है रूस। तो विश्व हिंदी सचिवालय कहां पर स्थित है मित्रों? ये मॉरिशस में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फिजी का नाडी एक जिला है, जगह है, मतलब फिजी का नाडी एक जगह है, यहाँ पर इस साल की विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित की जा रही है। ठीक, तो ये फिजी और नाडी दोनों याद किए रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मित्रों। अगला प्रश्न है साथियों, गुडा केस का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? गुडा केस का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए है गुडाका प्लस ईस, ऑप्शन बी है गुडा प्लस केस, ऑप्शन सी है गुड प्लस ईस, ऑप्शन डी है गुडाकी प्लस ईस। तो गुडा केस का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? ये गुडाका प्लस ईस होगा। ठीक, और इसमें कौन सी संधि होगी मित्रों? कौन सी संधि होगी? जब ये आ और ई मिलकर, बड़ी ई मिलकर ए बनते हैं, ये ठीक एक मात्रे वाला, तो यहां पर गुण संधि बनती है मित्रों। कौन सी संधि बनती है? गुण संधि। तो गुडा केस में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, और ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुडा केस का संधि विच्छेद गुडाका प्लस ईस होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अनाड़ी का तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अनाड़ी एक शब्द है, अनाड़ी कहते नहीं गांव में कि बहुत अनाड़ी बने हो, मतलब अजनबी बने हो, कि जानबूझ के कोई बंतु बनता है उसको अनाड़ी कहते हैं। तो अनाड़ी का तत्सम क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए है अजनबी, ऑप्शन बी है अनार्य, ऑप्शन सी है अनजान। तो ये दोनों तो इसके समानार्थक शब्द हो जाएंगे, तो इसमें क्या बच गया? अनार्य बच गया। जो अनाड़ी का तत्सम शब्द होगा साथियों ये अनार्य होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है मित्रों, चांचल्य का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? चांचल्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? एक शब्द होता है चंचल और एक ये है चांचल्य। ठीक, तो ये चंचल जो होता है संज्ञा होता है, चांचल्य जब आप लिख देंगे तो ये विशेषण बन जाएगा। ठीक, तो चांचल्य का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है स्थैर्य, ऑप्शन बी है मित्रों स्थिर, ऑप्शन सी है भाग दौड़ करने वाला, ऑप्शन डी है उदंड। तो चांचल्य का विलोम शब्द साथियों स्थैर्य होगा। ठीक, और अगर चंचल का आ जाए तो आपको स्थिर तब होगा उसका, अगर चांचल्य का रहेगा तो ये स्थैर्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न मित्रों, रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो इस वाक्य में पुस्तक शब्द निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए है विशेष, ऑप्शन बी है विशेषण, ऑप्शन सी है मित्रों क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो सर्वनाम में जब यह वह इस कोई संज्ञा की जगह पर आता है कोई शब्द, तो वो सर्वनाम होता है। तो यहाँ है रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो इसमें पुस्तक पूछा गया है, तो पुराना क्या है? पुस्तक पुरानी है। तो इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है मित्रों? ये पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष से होता है, तो इसमें पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर पुस्तक क्या हो जाएगा साथियों? विशेष से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं आप जब कोई आश्चर्यचकित बात सुनते हैं तो क्या कहते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? तो अब इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा? जब आप आश्चर्यचकित होकर कहते हैं क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण होता है? ऑप्शन ए है संकेतवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक। तो क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना उनसे कि आप क्या बात कर दिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संकेत का मतलब जैसे यह पुस्तक वह गाय, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा। संबंधवाचक में क्या आता है? जो सो रा री रे के की। ठीक, और परिमाण में जब कोई जैसे ज्यादा कम ज्यादा थोड़ा ये सब आ जाए तो परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। क्या है? श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार।
तो इस उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद होगा। तो आप छंद तो पढ़े होंगे ना, तो इसको चलिए इसके मात्राओं को गिनते हैं। पहली बार प्रयास करते हैं आपके साथ। इसमें कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2। जो दीर्घ मात्राएं होती हैं, जो दीर्घ होती हैं, दीर्घ, इसको ऐसे लिखा जाता है, और जो एक पाई वाली मात्राएं होती है उसको ऐसे लिखा जाता है। मतलब ये नहीं रहेगा, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको सिंगल पाई से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, एक मात्रा वाला। और ये द्विमात्रक जो होता है, तो ये 2 हो गया, और ये एक हो गया, ये भी 2 हो जाएगा, एक 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 2 एक एक एक। तो चलिए हम एक ही में जोड़ते हैं इसको। तो 2 1 3 और 2 5 6 7 8 9 10 2 12, और ये हो जाएगा कुल मिला के 13। इसमें पहले चरण में कितनी मात्राएं आ गई, 13 मात्राएं आ गई। तो पहले चरण में किस छंद में पहले चरण में 13 मात्राएं होती, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा छंद में होती है मित्रों, ठीक। और इसका उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन पंक्तियों में दोहा छंद है, ठीक। अगला प्रश्न है मित्रों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन के नट जाए, हंसे देन के नट जाए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। इन पंक्तियों में मित्रों कौन सा रस है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन के नटी जाए। तो इन पंक्तियों में जो राधा जी हैं, कृष्ण जी की मुरली ले लेती हैं और उनको ललचाती हैं, बार बार उनको चिढ़ाती हैं और भवें सिकोड़कर हंसती हैं। तो कहने का मतलब जो है, इसमें किस प्रकार का रस की भावना हो रही है, मतलब इसमें एक रति का जो उत्पत्ति हो रही है, ये श्रृंगार रस की होती है। जब रति की उत्पत्ति होती है तो श्रृंगार रस की होती है, और श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक। यहां पर क्या होगा, श्रृंगार रस होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, मोर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। इसमें से मोर का पर्यायवाची कौन सा है। ऑप्शन ए है कलापी, ऑप्शन बी है तड़ित, ऑप्शन सी है विसिक, ऑप्शन डी है सविता। तो यह सविता किसका होता है, सविता होता है सूर्य का, ठीक। एक गाना भी है मित्रों ना, सविता ए सविता वाला, सुने हैं कि नहीं आप लोग। मोर का क्या हो जाएगा, कलापी हो जाएगा, और तड़ित का क्या हो जाएगा, ये बिजली का हो जाएगा, बिजली, बिजली दामनी, ठीक। ये बिजली का पर्यायवाची। तो मोर का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, कलापी होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, नाक का बाल होना, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है शत्रु होना, ऑप्शन बी है नाक में बीमारी होना, ऑप्शन सी है अकारण प्रिय होना, ऑप्शन डी है मित्रों दरिया दिल होना। तो नाक का बाल होने का मतलब क्या है, जैसे नाक का बाल क्या करता है, आप बाहर से जब आप वातावरण में बाहर निकलते हैं, धूल के कण जो है ये जो नाक के बाल हैं ये रोकते हैं। तो ये आपको किस प्रकार प्रिय है, अकारण, मतलब बिना कारण के आपको प्रिय है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। जब आप किसी को अगर बोल दीजिए कि नाक के बाल हैं आप, तो मतलब अकारण उसको प्रिय है, बता रहे हैं आप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। देख लीजिए कैसा, ये तो विभावना अलंकार हो गया भाई, कि कुछ कारण नहीं है वो कार्य हो रहा है। आंख एक नहीं हो कजरौटा 10-10, काहे लिए ऐसा कर रहे हैं भैया। उपर्युक्त लोकोक्ति, ये लोगों द्वारा कही गई उक्तियां हैं, गांव में बोली बोलते हैं ना बहुत, कि आंख एक नहीं देखो कितने नखरे भगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है व्यर्थ आडंबर, ऑप्शन बी है आंख में काजल लगाना, ऑप्शन सी है आंख की देखभाल करना, ऑप्शन डी है लाइलाज बीमारी। तो भैया ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लोगों द्वारा कही गई उक्ति है। इसका मतलब क्या है, आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, इसका मतलब है व्यर्थ आडंबर, कि आपके पास तो सुविधा, आपके पास वो सामान तो है नहीं, सुविधा किस लिए किए हैं, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, परीक्षा प्रश्न गलती शब्द के बहुवचन रूप निम्न में से कौन सा है। तो परीक्षा प्रश्न और गलती का बहुवचन इनमें से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा परीक्षाएं, प्रश्नों और गलतियां, यही इसमें सही होगा। बाकी इसमें से किसी में पहला सही है तो किसी में दूसरा गलत है, ठीक। तो यही इसका सबसे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इत्यादि में निम्न में से कौन सी संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इत्यादि का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये लिखा जाएगा इति प्लस
आदि। ठीक, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों? इसमें यण संधि हो जाएगी। अच्छा, यण संधि की पहचान थोड़ा सा आपको बता दे, जैसे जैसे जब कहीं या आधा या आ जाए बीच में, तो समझ लीजिए यहाँ यण संधि। अगर आपको कुछ ना आता हो, नहीं तो अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको सही से आ जाएगा कि ये इसमें कौन सी संधि होगी। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? इस नहीं वाक्य पे ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा गया पुल्लिंग नहीं मतलब ये स्त्रीलिंग है इसमें से कोई सा। तो ऑप्शन ए है रत्न, ऑप्शन बी है मोती, ऑप्शन सी है नकल, ऑप्शन डी है बचपन। तो पुल्लिंग इसमें कौन सा नहीं है? ये नकल नहीं होगा। नकल की जाती है ना, या अच्छी नकल। आप लोग बचपन में श्रुतलेख या सुलेख लिखे होंगे ना नकल करके, तो उसको क्या बोला था? सुंदर लेख। तो नकल की जाती है ना, आप नकल करते थे। तो पुल्लिंग इसमें रत्न भी हो जाएगा, मोती भी हो जाएगा और बचपन भी हो जाएगा। अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो हम आपको बताए ना, अच्छा और अच्छी लगा के आप पहचान लिया करिए कि अच्छी नकल या अच्छा नकल। तो इससे आएगा अच्छी नकल। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देख लीजिए, जिसका नाम वंदना है अपने नाम का सही स्पेलिंग देख लीजिए हिंदी में। अंग्रेजी में तो लिख ही लेते होंगे, लेकिन हिंदी में जनरली लोग गलत कर देते हैं। तो इसमें देखिए वंदना कौन सा सही है? ये डी वाला जो वंदना लिखा है ये बिल्कुल सही है। वंदना नहीं होता, वंदना होता है। ठीक, ये बिल्कुल सही और सटीक है। ये खोजा गया, देखा गया, पूरा रिसर्च किया गया। आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर आपको डाउट लगेगा तो बिल्कुल चेक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वंदना यही जो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ठीक है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।